यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंजाई जो टॉपिक है उसके बारे में। एक वन शॉट लेक्चर हम यहाँ पर देखेंगे। फंजाई में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके एसेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर, इन सब चीज़ों पर हम मेन फोकस रखने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि फंजाई होता क्या है। फंजाई बेसिकली एक किंगडम है जिसको विटेकर ने इंट्रोड्यूस किया था। कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें रखे जाते हैं? यूकैरियोट्स रखे जाते हैं। सारे के सारे फंजाई यूकैरियोट्स होते हैं और इनका जो न्यूट्रिशन टाइप होता है वो एक्सक्लूसिव हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। किंगडम एनिमेलिया के अलावा किंगडम फंजाई भी एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफ्स होता है। लेकिन ये जो यहाँ पे हेट्रोट्रॉफी होती है ना, वो एब्जॉर्प्टिव टाइप की हेट्रोट्रॉफी होती है। मतलब ये सिंपल फूड डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन या फिर ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन में भी 3 अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन ये फॉलो कर सकते हैं। अगर ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी सड़ा गला खाना है, सड़ा गला ऑर्गेनिक मैटर है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उनको बोलते हैं सेप्रोट्रोफ्स। अगर किसी लिविंग प्लांट और एनिमल के ऊपर में एज अ पैरासाइट ग्रो करते हैं और उस होस्ट की बॉडी से जिसके ऊपर ये ग्रो करते हैं उससे फूड ऑब्टेन करते हैं, तो इनको बुलाया जाता है पैरासाइट। उसके अलावा कुछ मेंबर्स यहाँ पर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन को भी फॉलो करते हैं। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन यानी कि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में ये बना लेते हैं और दोनों को इसमें बेनिफिट मिलता है। अगर बात करें इनके हैबिटाट की, ये कहाँ पर पाए जाते हैं और इनकी बॉडी मॉर्फोलॉजी, तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स टाइप का शो करते हैं, वेरिएबल टाइप का शो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें इनके हैबिटाट की, तो इनका हैबिटाट कॉस्मोपॉलिटन नेचर का होता है, हर जगह पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन यानी सर्वव्यापी, जो हर जगह मिल जाए। जैसे ये एयर में भी मिल जाएंगे, वाटर पे भी मिल जाएंगे, लैंड पे भी मिल जाएंगे, तो कहीं पर भी ये ईजिली आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर इनके हैबिटाट को हम क्लासीफाई करें तो फ्री लिविंग फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक फॉर्म में देखने को मिलते हैं और कुछ मेंबर्स सिम्बायोटिक होते हैं। जो फ्री लिविंग होते हैं उसका एक कॉमन एग्जांपल है मशरूम। मशरूम आपने देखा होगा, वो कहीं ना कहीं गंदगी पे या फिर जहाँ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है वहाँ पे इजीली ग्रो करता हुआ मिल जाता है। तो जहाँ भी ऑर्गेनिक मैटर पड़ा होगा वहाँ पे कई बार आपने मशरूम उगता हुआ देखा होगा। तो ये फ्री लिविंग है। पैरासिटिक फॉर्म भी बहुत सारी होती हैं, जिसमें हमारा एल्ब्यूगो जो मस्टर्ड की लीफ पे सफ़ेद स्पॉट का डिजीज़ कॉज करता है। पक्सीनिया वीट के अंदर रस्ट डिजीज़ कॉज करता है। इसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर में भी पैरासिटिक फॉर्म में देखने को मिलते हैं। सिम्बायोटिक की बात करें तो सबसे कॉमन सिम्बायोटिक है लाइकन। लाइकन हम कई बार पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। लाइकन एक फंजाई और एल्गी के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जहाँ पे एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है और फंजाई क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है सॉइल से। इसी तरह से माइकोरहाइजा है। माइकोरहाइजा हायर प्लांट्स की जो रूट होती है, जो हायर प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनकी रूट में और फंजाई का फिलामेंट्स जो होते हैं इनके बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। यहाँ पर भी सेम काम होता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाता है, वो फंजाई भी उसमें शेयर लेता है और फंजाई क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब करने में प्लांट को, उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। अगर इनके हैबिटाट की बात करें तो ये कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं, कहीं भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे प्रेफर्ड हैबिटाट है, जहाँ पर ये प्रेफर करते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, वो कौन सी कंडीशन है, ह्यूमिड कंडीशन। अब ह्यूमिड कंडीशन किसको बुलाया जाता है, एक ऐसा एरिया जो वार्म हो, गर्म हो और साथ में मॉइस्ट हो। तो जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट देखने को मिले और उसमें गर्मी भी अच्छी ठीक ठाक देखने को मिले, वार्म रहे, इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं हम ह्यूमिड कंडीशन। तो ह्यूमिड कंडीशन में बहुत ईजिली फंजाई ग्रो करता है। वहीं पर अगर लीस्ट फेवरेबल की बात करें, जहाँ पर ये ईजिली ग्रो नहीं करता, जहाँ पर ये प्रेफर नहीं करते ग्रो करना, वो है ड्राई कोल्ड एरियाज़। जहाँ पर भी ठंडी एरियाज़ होती है, मॉइस्चर की कमी होती है, तो वहाँ पर ग्रो करना प्रेफर नहीं करते हैं। इसको हम इजीली समझ भी सकते हैं, इसके एविडेंस भी डेली लाइफ से हम निकाल सकते हैं। जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, वो आप देखेंगे कि रेनी सीज़न के दौरान इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि रेनी सीज़न के दौरान ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ जाती है।
टेम्परेचर वहाँ पर थोड़ा सा हायर साइड पे रहता ही है, तो उस टाइम पर फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम फूड को बाहर छोड़ दें, गर्मी में अगर आप फूड को बाहर छोड़ देते हैं तो ईज़िली वो ख़राब हो जाता है। जनरली फूड ख़राब होने के 2 रीज़न होते हैं, या तो बैक्टीरिया या फिर फंजाई। तो फंजाई ईज़िली गर्मी के टाइम पर खाने में लग सकता है। वहीं पर अगर हम ठंड की बात करें या फिर अगर हम खाने को फ्रिज में रख दें तो वो भी उसकी लाइफ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो रीज़न यही है कि फंजाई जो है वो ठंडे एरियाज़ में, ड्राई एरियाज़ में ईज़िली ग्रो नहीं कर पाता। जैसे इनका हैबिटाट वेरिएबल होता है, उसी तरह से मॉर्फोलॉजी में भी कई सारी वेरिएशंस देखने को मिलती है। ज़्यादातर ये मल्टी सेलुलर फॉर्म में देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ फंजाई जो होते हैं वो यूनिसेलुलर फॉर्म में देखने को भी मिलते हैं। यूनिसेलुलर का एक बहुत कॉमन एग्जांपल है ईस्ट, जिसको हम सैकेरोमाइसिस भी बुलाते हैं। ईस्ट के कई सारे एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं, कई सारे यूज़ भी हम वहाँ पर देखेंगे। चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, हर एक फंजाई की सेल पे एक काइटिन की सेल वॉल देखने को मिलती है। काइटिन जो कि एक पॉलीसैकेराइड होता है, होमोपॉलीसैकेराइड, यानी कि एक ही शुगर यूनिट बार बार रिपीट करके इस पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करती है। तो फंजाई के पास में सेल वॉल होती है जो कि काइटिन की बनी हुई होती है। अगर ज़्यादातर फंजाई की बात करें, यूनिसेलुलर को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारी फंजाई कैसे देखने को मिलती है? उनकी बॉडी फिलामेंटस टाइप की देखने को मिलती है। फिलामेंटस यानी धागे नुमा, थ्रेड लाइक बॉडी। और वो जो थ्रेड लाइक बॉडी बनती है उसका एक नाम दिया जाता है हाइफा। तो जो थ्रेड लाइक बॉडी है उसका क्या नाम मिलता है? हाइफा। अब ये हाइफा कभी भी अकेले ग्रो नहीं करता, हाइफा ब्रांच करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है बहुत तेज़ी से और फॉर्म कर देता है एक नेटवर्क ऑफ हाइफा। और ये जो नेटवर्क ऑफ हाइफा होता है इसका नाम होता है माइसीलियम। तो ये एक सिंगल हाइफा है, और जब ये हाइफा बहुत तेज़ी से डिवाइड करके बहुत सारे हाइफा का नेटवर्क बना देता है, गुच्छा बना देता है, तो इस पूरे गुच्छे को बोलते हैं माइसीलियम। तो माइसीलियम बेसिकली कुछ नहीं है, हाइफा का एक गुच्छा है। अगर हम बात करें हाइफा की, तो हाइफा भी 2 तरह का देखने को मिलता है, बेस्ड ऑन कि जो इंडिविजुअल सेल्स हैं क्या उनके बीच में सेपरेशन प्रेजेंट है, क्या उनके बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट है। अगर इंडिविजुअल सेल्स के बीच में सेप्टम देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं सेप्टेट हाइफा, और अगर इंडिविजुअल सेल्स के बीच में सेप्टम देखने को नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं एसेप्टेट हाइफा। अगर हम सेप्टम या बैरियर बिटवीन सेल्स के बीच प्रेजेंट है तो कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी। ये एक फिलामेंट है जिसमें अलग अलग सेल्स के बीच में ये देख रहे होंगे बैरियर प्रेजेंट है, सेप्टम प्रेजेंट है। जबकि अगर हम एसेप्टेट की बात करें तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हाइफा है, कोई भी बैरियर या सेप्टम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। इसका जो न्यूक्लियस है वो एक कॉन्टिन्यूस साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेप्टम नहीं प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन को बुलाते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूस साइटोप्लाज्म है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन को बुलाया जाता है मल्टी न्यूक्लिएट सिचुएशन। इसको एक और नाम से बुलाते हैं जिसका नाम है सिनोसिटिक, ज़्यादा टेक्निकल टर्म होता है सिनोसिटिक हाइफा। वहीं पर अगर हम बात करें सेप्टेट हाइफा की, तो यहाँ पे क्योंकि एक सेप्टम देखने को मिलता है हर एक सेल के बीच में, तो इंडिविजुअल सेल यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश ईजिली कर पाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन। हर एक सेल के पास में एक सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा सेप्टेट और एसेप्टेट हाइफा। ये जो एसेप्टेट हाइफा है, सिनोसिटिक हाइफा है, ये हमें लोअर फंजाई में देखेंगे। हम जब हम फंजाई को क्लासेस में बांटेंगे तो जितनी भी लोअर क्लासेस होती हैं उसके अंदर में एसेप्टेट सिनोसिटिक हाइफा देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें हायर क्लासेस, जो हायर क्लासेस होती हैं क्लासिफिकेशन में, तो वहाँ पर देखने को मिलता है सेप्टेट हाइफा यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी किंगडम को डिफाइन करने में उसका रिप्रोडक्शन किस मेथड को फॉलो करके वो रिप्रोड्यूस करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फंजाई के अंदर भी इसी तरह से रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिप्रोडक्शन के मोड्स पढ़ने से पहले रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, कौन से सेल वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, क्या स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फंजाई है ना वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। फंजाई के जितने भी सेल होते हैं, अडल्ट स्टेज में बात करें या किसी भी स्टेज में, तो फंजाई अपनी पूरी ज़िंदगी में हमेशा हैप्लॉइड स्टेज ही शो करता है। फंजाई का हर एक सेल के पास में जीनोम की एक ही कॉपी देखने को मिलती है, इसीलिए वो किस तरह की कंडीशन शो करता है? हैप्लॉइड कंडीशन शो करता है। एन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है।
फंजाई की बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है जो कि डिप्लॉइड होता है, जिसका नाम है जाइगोट। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर जाइगोट बताएंगे। बाकी कोई सा भी सेल हो फंजाई की पूरी बॉडी में, वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। अब फंजाई 3 तरह से रिप्रोड्यूस कर सकता है। पहला है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तब होता है जब कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बॉडी से नहीं बनता। जो अडल्ट हाइफा है या फिर जो अडल्ट फंजाई है, उसकी बॉडी से ही कुछ आउटग्रोथ निकलती है, डायरेक्ट वहीं से नया फंजाई डेवलप करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरा मोड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको बुलाया जाता है एसेक्सुअल स्पोर। तो ये हमारे जो स्पोर हैं ये एसेक्सुअल स्पोर हैं। एसेक्सुअल स्पोर उनको बोला जाता है जो कि माइटोसिस से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल के फ्यूज जो डायरेक्ट बॉडी के माइटोसिस से स्पोर बनते हैं उनको बुलाया जाता है एसेक्सुअल स्पोर, फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। सेक्सुअल स्पोर की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये जो सेक्सुअल स्पोर है इनका फॉर्मेशन बहुत अलग तरीके से होगा। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो यूनिसेलुलर फॉर्म जैसे कि ईस्ट हो गया, उसमें अलग तरीके से होता है, और जो फिलामेंटस फॉर्म्स होती हैं वहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलग तरीके से होता है। यूनिसेलुलर ईस्ट में 2 कॉमन मेथड्स होते हैं जिससे वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है। एक है बडिंग और एक है फिजन। अब बडिंग और फिजन में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में ही एक्चुअली एक पेरेंट सेल से डिवीज़न होके, उसकी बॉडी से डिवीज़न होकर के नए सेल का प्रोडक्शन होता है। फिजन के अंदर में ये जो डिवीज़न होता है वो बिल्कुल इक्वल डिवीज़न होता है, यानी कि मान लेते हैं ये पेरेंट ईस्ट था, पेरेंट सेल था, इसके अंदर बराबर सेल डिवीज़न हुआ है जिससे 2 बराबर ईस्ट सेल फॉर्म हो गए। अब क्योंकि ये दोनों नए सेल जो है वो बराबर हैं एक दूसरे के, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि इनमें से पेरेंटल सेल कौन सा था और नया सेल जो बना है वो कौन सा था। इसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। पेरेंट को डिस्टिंग्विश करना फिजन में पॉसिबल नहीं होता है। जबकि बडिंग के अंदर में आप देखेंगे तो जो पेरेंटल सेल है उसमें से एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है, और वो छोटी सी आउटग्रोथ बाद में डी अटैच हो जाती है और डी अटैच होकर के एक नया ईस्ट सेल जर्मिनेट कर देती है। अब अगर बडिंग की बात करें तो यहाँ पे पेरेंटल सेल को डिटरमाइन करना, डिस्टिंग्विश करना बहुत इजी है। ये जो बड़ा वाला सेल है जिसमें से एक छोटी आउटग्रोथ निकल रही है, ये जो बड़ा सेल है ये पेरेंटल सेल है, और ये जो नई आउटग्रोथ निकली है इसकी वजह से जो ईस्ट सेल बना है ये न्यू सेल है या न्यू ईस्ट सेल है। तो बडिंग के अंदर आप इजीली पेरेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ईस्ट के फिजन के अंदर में पेरेंट को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता। यही फ़र्क होता है बडिंग और फिजन में। अब बात में फिलामेंटस फॉर्म्स में ज़्यादातर फंजाई कैसे होते हैं? फिलामेंटस। फिलामेंटस फॉर्म में एक बहुत कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे सिर्फ फंजाई की बात नहीं हो रही, जो भी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फिलामेंटस फॉर्म में देखने को मिलता है वो फ्रेगमेंटेशन ज़रूर शो करता है। फ्रेगमेंटेशन एक कॉमन मोड है फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन का। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो फिलामेंट है वो जगह जगह से ब्रेक हो जाता है, और उसके ब्रेक होने से कुछ टुकड़े प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये हर एक टुकड़ा एक नया फंजाई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जितने टुकड़े होंगे उतने ज़्यादा फंजाई प्रोड्यूस होते चले जाएंगे। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल स्पोर की मदद से। अब ये जो एसेक्सुअल स्पोर हैं ये एक पर्टिकुलर स्पोरेंजियो स्पोर पे बनते हैं, एक पर्टिकुलर स्टॉक पे बनते हैं। मान लीजिए ये एक माइसीलियम है, नेटवर्क ऑफ हाइफी। तो यहाँ से पहले एक स्टॉक निकलेगी, एक वर्टिकल डंडी निकलेगी। ये एक स्टॉक है, वर्टिकल इलोंगेटेड पार्ट, और इस वर्टिकल इलोंगेटेड पार्ट के ऊपर ही हमारा क्या प्रोड्यूस होगा? एसेक्सुअल स्पोर। अब ये भी 2 टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन कि ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं, एकदम खुले में प्रोड्यूस होते हैं, या फिर ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। मान लीजिए अगर ये बिल्कुल बाहर प्रोड्यूस होते हैं, इनके ऊपर में कोई कवरिंग नहीं है, तो इसको बोलते हैं आउटसाइड ऑफ स्पोरेंजियम, जिसमें हमारा आता है कोनिडिया। कोनिडिया एक
एसेक्सुअल स्पोर है जिसमें एक वर्टिकल स्टॉक होती है जिसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। तो ये कोनिडियोफोर है। इस कोनिडियोफोर की टिप पर माइटोसिस के थ्रू छोटे छोटे सेल प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम बोल रहे हैं कोनिडिया या फिर एसेक्सुअल स्पोर। अब जैसे जैसे नए कोनिडिया बनते जाएंगे, ये कोनिडिया की लेंथ जो है, कोनिडिया चेन की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। फिर ये कोनिडिया डिस्पर्स कैसे होते हैं? हवा के थ्रू। जब भी एयर चलती है तो कुछ कोनिडिया टूट कर एयर की फॉर्म में एयर से डिस्पर्स होकर के दूसरी जगह जा कर के गिरते हैं और नए फंजाई को फॉर्म करते हैं, नए फिलामेंट को फॉर्म करते हैं। अब क्योंकि ये बाहर फॉर्म हो रहा है, इसके ऊपर में कोई भी कवरिंग देखने को नहीं मिल रही, इसको बोलते हैं एक्सोजिनस एसेक्सुअल स्पोर। अगर बात करें एंडोजिनस एसेक्सुअल स्पोर, तो यहाँ पे एक कवरिंग होगी, एक स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम है स्पोरेंजियम, और इसी स्पोरेंजियम में माइटोसिस के थ्रू एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हमारा एक स्टॉक है जिसका नाम है यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर। फोर का मतलब ही होता है स्टॉक। तो यहाँ पे कोनिडियोफोर था जहाँ पे कोनिडिया बन रहा था, और यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर है। इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, और इसी स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं हमारे स्पोर। तो ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ये क्या है? स्पोर प्रोडक्शन यहाँ पर चल रहा है। तो जब ये स्पोरेंजियम रप्चर होगा, फटेगा, तो इससे सारे के सारे स्पोर बाहर डिस्पर्स होकर के नया फंजाई फिलामेंट बनाएंगे। जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है ये भी दो टाइप्स का होता है, बेस्ड ऑन क्या इसके अंदर में फ्लैजेला प्रेजेंट है, क्या ये मोटाइल है, या फिर इसके अंदर में नॉन मोटिलिटी है, कोई भी फ्लैजेला देखने को नहीं मिलता। अगर ये फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है, मोटाइल कहाँ पे? एक्वेटिक हैबिटाट में, पानी के थ्रू मूव करेगा और उसमें मोटाइल होगा, तो ऐसे स्पोर को बोलते हैं ज़ूस्पोर। और अगर हमारी बात करें कि अगर उसके पास में नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, तो उसको बोलते हैं अप्लानोस्पोर। तो ये हो गए दो डिफरेंट टाइप के स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई है उसमें बहुत प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ज़्यादातर फंजाई में कोई भी प्रॉपर सेक्स ऑर्गन बनते ही नहीं है, और जिनमें बनते भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं। सिर्फ कुछ लोअर फंजाई के अंदर में प्रिमिटिव सेक्स ऑर्गन्स लाइक गैमेटेंजिया बनते हैं। तो वहाँ पर क्या बनते हैं? गैमेटेंजिया, जो कि प्रिमिटिव सेक्स ऑर्गन्स हैं। इन गैमेटेंजिया के अंदर में मिलते हैं गैमीट्स। तो हमारे पास में ये एक फिलामेंट है जिसमें ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर गैमेटेंजिया बन रहा है, और इस गैमेटेंजिया में एक गैमीट देखने को मिल रहा है। अब ये गैमेटेंजिया फ्यूज़ करेंगे। जब ये गैमेटेंजिया पहले फ्यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में क्या फ्यूज़ होता है? गैमीट। लेकिन जो गैमीट का फ्यूजन है वो भी स्टेप वाइज मैनर में होता है। सबसे पहले फ्यूजन होता है प्लाज्मोगैमी का, जो साइटोप्लाज्म है गैमीट्स का, पहले वो फ्यूज़ करता है। जैसे ही साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करता है तो बनता है डाइकैरियन फेज, यानी कि एक ऐसा सेल बन जाता है जहाँ पे दो न्यूक्लियस एक साइटोप्लाज्म में एक सेल में देखने को मिल रहे हैं। प्लाज्मोगैमी के बाद में होता है कैरियोगैमी, जिसमें दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, तो n+n फ्यूज़ करके बनाते हैं एक कंडीशन 2n। मैंने बताया था 2n कंडीशन फंजाई में सिर्फ एक ही सेल में देखने को मिलती है जिसका नाम है जाइगोट। जाइगोट को छोड़ दिया जाए तो फंजाई के जितने भी सेल्स होते हैं वो सब हैप्लॉइड होते हैं। तो ये हो गया जाइगोट। अब अगर इस जाइगोट जो कि डिप्लॉइड सेल है, इससे हमें अडल्ट फंजाई बनाना हो जो कि खुद हैप्लॉइड होता है, तो इस जाइगोट में कौन सा डिवीजन होना चाहिए? मियोसिस। तो इस जाइगोट में चलता है मियोसिस, और इस मियोसिस के बाद में हमें सेक्सुअल स्पोर मिलते हैं, हैप्लॉइड टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं, और यही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स जर्मिनेट करके नए हाइफा का फॉर्मेशन करते हैं जो कि हैप्लॉइड होगा। तो ये बात हो गई हमारी जो प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्रिमिटिव फंजाई के अंदर में। अगर हायर फंजाई में देखें तो वहाँ पे तो सेक्स ऑर्गन जैसा कुछ होता ही नहीं है, वहाँ पे गैमेटेंजिया भी नहीं बनता, नो सेक्स ऑर्गन। डायरेक्टली यहाँ पर जो हाइफा होते हैं
दो कंपैटिबल हाइफा आपस में आकर के डायरेक्टली फ्यूज़ कर जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्राइमरी हाइफा होते हैं, यानी कि इनिशियल हाइफा, जिनके अंदर एक एक न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। ये हाइफा डायरेक्टली आते हैं और फ्यूज़ कर जाते हैं। जैसे ये फ्यूज़ करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी यानी कि इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गया, लेकिन अभी तक न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हुआ है। क्योंकि सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ है, न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हर एक सेल में अब क्या कंडीशन देखने को मिलती है, दो दो न्यूक्लियस। तो हर एक सेल के पास में अब क्या हो गया, दो दो न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पे भी हर एक सेल किस टाइप का है, हैप्लॉइड, N। भले से उसके अंदर में दो N न्यूक्लियस हैं, N+N, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डाई कैरियन कंडीशन। दो न्यूक्लियस, कैरियन मतलब न्यूक्लियस और डाई मतलब 2। तो जो प्राइमरी हाइफा होता है वो यूनिकैरियन होता है, मोनोकैरियन होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है एक सेल में। जबकि जो सेकेंडरी हाइफा होता है उसके अंदर डाईकैरियोफेज देखने को मिलता है। अब इस डाईकैरियोफेज में एक स्पोरेंजियम डेवलप करता है, इस तरह का एक स्पोरेंजियम डेवलप करता है, और उस स्पोरेंजियम में ये दोनों न्यूक्लियस मूव कर जाते हैं। अब ये जो स्पोरेंजियम लाइक बॉडी है, स्पोरेंजियम है हमारा, इसके ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव हाइफी आकर के इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं ताकि ये रप्चर ना हो, खराब ना हो। ये होते हैं प्रोटेक्टिव फंगल हाइफा। और जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है स्पोरेंजियम प्लस प्रोटेक्टिव हाइफा के साथ में, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी फ्रूटिंग बॉडी में सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब इसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर में होता है कैरियोगेमी, न्यूक्लियस का फ्यूजन। ये जो N+N कंडीशन अभी तक प्रेजेंट है, अब ये फ्यूज़ हो जाती है और 2N कंडीशन बनती है। जो 2N कंडीशन बनी है उस सेल में होता है मियोसिस। मियोसिस अकर इनसाइड्स द फ्रूटिंग बॉडी, और जैसे ही फ्रूटिंग बॉडी में मियोसिस होता है तो बहुत सारे हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये बात हो गई डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एल्गी में हम जिनको आगे पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं एल्गी के क्लासिफिकेशन की। एल्गी को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। भाई एल्गी को क्लासिफाई करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिस है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। उनका जो माइसीलियम है, हाइफा है, जो बॉडी है, उसका मॉर्फोलॉजी किस टाइप का है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। उनके सेक्सुअल स्पोर किस टाइप से बनते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल स्पोर है वो किस तरह से डेवलप कर रहे हैं वो डिसाइड करता है इनके क्लासिफिकेशन को, और इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी किस टाइप की डेवलप कर रही है वो भी डिसाइड करता है इनके क्लासिफिकेशन को। इसके बेसिस पे 3 क्लासेस में जो 3 इम्पॉर्टेंट क्लास होती हैं उसके अंदर फंजाई को डिवाइड किया गया है, फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज। इसके अलावा एक आर्टिफिशियल क्लास है, एक स्पेशल केस है ड्यूटेरोमाइसेटीज। इसको अभी हम यहाँ पर ये छोड़ देते हैं क्योंकि इसका बहुत स्पेशल केस है, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो वहीं पर अलग से बता देंगे। स्टार्ट करेंगे फाइकोमाइसेटीज। जो फाइकोमाइसेटीज है ये सबसे प्रिमिटिव फंगल क्लास है, जो सबसे पुरानी फंगल क्लास है वो यही फाइकोमाइसेटीज है। इसमें हाइफा भी प्रिमिटिव टाइप का देखने को मिलता है, एसेप्टेट हाइफा। यहाँ पर कोई भी सेप्टम नहीं होता, सिनोसिटिक हाइफा देखने को मिलता है। ये फाइकोमाइसेटीज को भी हम फर्दर 2 डिफरेंट टाइप्स में सब क्लास में बांट सकते हैं। एक होता है oomaइसेटीज और एक होता है ज़ाइगोमाइसेटीज। oomaइसेटीज और ज़ाइगोमाइसेटीज अलग अलग हैबिटाट में ऑक्यूपाई करते हैं। जो oomaइसेटीज होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटाट में बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं, जबकि ज़ाइगोमाइसेटीज टेरेस्ट्रियल होते हैं। oomaइसेटीज की एक और ख़ास बात होती है कि हर एक फंजाई में जो सेल वॉल थी वो काइटिन की बनी थी, पर oomaइसेटीज के अंदर में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोजिक होती है। अब क्योंकि इसका जो हैबिटाट है वो एक्वेटिक है, जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोजिक है, तो कई बार हम oocyte को या oomaइसेटीज को एल्गल फंजाई भी बोल देते हैं, बिकॉज ऑफ देयर हैबिटाट एंड सेल्यूलोजिक सेल वॉल। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि NCERT ने फाइकोमाइसेटीज को oomaइसेटीज और ज़ाइगोमाइसेटीज में ब्रेक नहीं किया है। तो अगर NCERT के बेसिस पे कभी इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि किस फंजाई क्लास को हम
एल्गल फंजाई बोलते हैं तो वहाँ पे आंसर आता है फाइकोमाइसिटीज, क्योंकि फाइकोमाइसिटीज के ही कुछ मेंबर को एल्गल फंजाई बोलते हैं। जाइगोमाइसिटीज में कोई ऐसा केस नहीं होता। जाइगोमाइसिटीज की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इनके हैबिटाट के अलावा इनके स्पोर में भी फ़र्क होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्वेटिक हैबिटाट है, तो जो एसेक्सुअल स्पोर डेवलप करेगा वो फ्लैजेलेटेड जू स्पोर मोटाइल स्पोर डेवलप करेगा। वहीं पे जाइगोमाइसिटीज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल स्पोर है वो एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजेलेटेड टाइप का देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फ़र्क आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटेंजिया बनता है। गैमेटेंजिया में गैमीट्स का फ्यूजन होता है। जब भी गैमीट्स का फ्यूजन होता है तो दो हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करके एक डिप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज़ करके एक डिप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो डिप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर है ये oomaisites के अंदर में इनका नाम है oospore और जाइगोमाइसिटीज़ में इनका नाम होता है जाइगोस्पोर। तो ये दो डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल स्पोर बनते हैं फाइकोमाइसिटीज़ में, जिसमें एनसीईआरटी ने सिर्फ जाइगोस्पोर का मेंशन किया है, oospore को मेंशन नहीं किया है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पे आता है एल्ब्यूगो, जो पैरासिटिक फंगस है मस्टर्ड प्लांट के लिए, और जो जाइगोमाइसिटीज़ है उसका एग्जाम्पल है म्यूकर एंड राइजोपस, जो कि ब्रेड मोल्ड की तरह जाने जाते हैं। इनके कॉमन नेम होते हैं ब्रेड मोल्ड। अब आते हैं एस्कोमाइसिटीज़ पे। जो एस्कोमाइसिटीज़ है इसका कॉमन नेम है सैक फंजाई। सैक फंजाई इसलिए क्योंकि इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर की बनती है, बोरे जैसा स्ट्रक्चर उसका होता है। एस्कोमाइसिटीज़ इकलौती क्लास है फंजाई की जिसमें यूनिसेल्युलर ईस्ट भी इन्वॉल्व होता है और मल्टी सेलुलर फॉर्म भी देखने को मिलती है। तो इसमें यूनिसेल्युलर फॉर्म भी देखने को मिलती है और मल्टी सेलुलर फॉर्म भी देखने को मिलती है। यूनिसेल्युलर का एक एग्जाम्पल है सैकरोमाइसिस सेरिविसी ईस्ट। जो हाइफा है वो सेप्टेट टाइप का देखने को मिलता है। एसेक्सुअल स्पोर की बात करें तो कोनिडिया बनता है। कोनिडिया यानी एक्सोजिनस एसेक्सुअल स्पोर। वहीं पर अगर हम सेक्सुअल स्पोर की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज़ हायर फंजाई में काउंट होता है और हमने बताया है कि हायर फंजाई में कोई भी सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं करता, कोई भी गैमेटेंजिया भी डेवलप नहीं करता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ हाइफा। तो दो डिफरेंट हाइफा आते हैं। जो प्राइमरी हाइफा होते हैं हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन में, ये प्राइमरी हाइफा फ्यूज़ करते हैं और इनकी वजह से एक सेकेंडरी हाइफा डाइकैरियोफेज जनरेट होता है। अब ये जो डाइकैरियोफेज है इसके में हर एक सेल के अंदर एक एस्कस प्रोड्यूस होता है, यानी कि स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होता है। इसी एस्कस के ऊपर में प्रोटेक्टिव माइसीलियम आकर के इसको कन्वर्ट कर देती है एस्कोकार्प या फिर फ्रूटिंग बॉडी। तो जो एस्कोमाइसिटीज़ की फ्रूटिंग बॉडी है उसका नाम है एस्कोकार्प। इसी एस्कोकार्प के अंदर में, इसी एस्कस के अंदर में जो हैप्लॉइड गैमीट्स हैं, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, वो फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करके वो 2n कंडीशन में चले जाते हैं। अब इस 2n कंडीशन में स्टार्ट होता है मियोसिस और मियोसिस की वजह से 4 हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर का प्रोडक्शन होता है जिनका नाम है एस्कोस्पोर। अब इन 4 एस्कोस्पोर में कई बार देखने को मिलता है कि माइटोसिस भी हो जाता है, जिसकी वजह से ये 8 एस्कोस्पोर कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो एस्कस में 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर दिखेंगे या तो एस्कस में 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर देखने को मिलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल हमें याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल काफ़ी सारे भी होते हैं, तो इसके लिए आप सिंपल सा एक निमोनिक भी याद कर सकते हैं, MP कैनॉट। ठीक है, अब MP कैनॉट को कैसे याद रखेंगे? M = मोरेल। ये एक एडिबल फॉर्म है, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो ये एडिबल फंजाई है। P से पेनिसिलियम। पेनिसिलियम वो फंजाई है जिससे सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डेराइव किया गया था। क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। जो न्यूरोस्पोरा होता है इसके ऊपर में जेनेटिक स्टडीज़ की गई हैं, फंगल जेनेटिक स्टडीज़ जितनी भी की गई हैं वो न्यूरोस्पोरा को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म मान करके की गई हैं। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री की स्टडी भी इसके ऊपर की गई है।
ट्रफल्स भी जो होते हैं वो भी डिलीशियस होते हैं, एडिबल होते हैं। और एस्परजिलस नाइगर जो कि सिट्रिक एसिड बनाता है, तो एस्परजिलस जो कि सिट्रिक एसिड फॉर्म करता है। तो आप इस तरह से कुछ याद कर सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, MP कैन नॉट, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे वो याद जर्नली नहीं होते। सेकंड एग्जाम्पल पे चलते हैं, थर्ड क्लास पे चलते हैं जिसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये एक्चुअल में थर्ड क्लास है। बेसिडियोमाइसिटीज का नाम इसलिए पड़ा है बिकॉज इसमें सेक्सुअल स्पोर बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रूटिंग बॉडी, ये एक ऐसा क्लास है जिसकी फ्रूटिंग बॉडी बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा विजुअल होती है, बहुत ही ज़्यादा शोई होती है, दिखती है। जैसे आपने मशरूम देखा होगा, तो मशरूम की जो बाहर वाली बॉडी है वो एक्चुअल में क्या है, वो पूरी उसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। सिर्फ एक्चुअल मशरूम की बॉडी ज़मीन के नीचे होती है, वो जो ऊपर वाला पार्ट है वो सिर्फ उसका फ्रूटिंग बॉडी है। जैसे मशरूम होता है, इसी तरह से कई सारे प्रोमिनेंट फ्रूटिंग बॉडीज़ देखने को मिलती है और उसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन भी, उनको नाम भी मिलता है। जैसे एक बात करें मशरूम की, एक होता है ब्रैकेट फंजाई जो प्लांट के ऊपर में, कई बार प्लांट या फिर प्लांट लॉग्स के ऊपर में ब्रैकेट्स की फॉर्म में देखने को मिलता है, कुछ इस फॉर्म में देखने को मिलता है, शेल्फ की फॉर्म में, ब्रैकेट की फॉर्म में देखने को मिलेगा। पफ बॉल्स भी जो ज़मीन के ऊपर लगते हैं, लेकिन ये गोल टाइप के होते हैं, कुछ इस तरह के ये गोल गोल होते हैं, तो ये होते हैं पफ बॉल्स। तो फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे भी इनको क्लासीफाई किया जाता है। अगर हैबिटाट की बात करें तो फ्री लिविंग फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि मशरूम होता है। इसके अलावा बहुत सारे मेंबर पैरासिटिक होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है रस्ट का और स्मट का। रस्ट जो होते हैं ये एक ऐसे डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर जो रेड या फिर ऑरेंज स्पॉट क्रिएट कर देते हैं, ऑरेंज या रेड पैचेस क्रिएट कर देते हैं। जैसे कभी रस्ट लगता है आयरन के ऊपर में, तो किस तरह के पैचेस जनरेट होते हैं, रेड कलर के, ब्राउनिश कलर के। उसी तरह के प्लांट बॉडी में, प्लांट टिश्यू में रेडिश स्पॉट ये डेवलप कर देते हैं रस्ट फंजाई। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पक्सीनिया जो वीट के अंदर रस्ट कॉज करता है। फिर आता है स्मट अस्टिलेगो कॉज करता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप है अस्टिलेगो, जिसके सारे मेंबर्स अस्टिलेगो या स्मट कहलाते हैं, और ये भी प्लांट पैथोजन होता है। हाइफा की बात करें तो सेप्टेट हाइफा है, हायर फंजाई है ये, तो हाइफा तो सेप्टेट ही रहेगा। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनता, यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर होता ही नहीं है। जब एसेक्सुअल स्पोर होगा ही नहीं तो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ही मेथड बचा, वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन देखने को नहीं मिलता। जब सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, जैसा कि एस्कोमाइसिटीज़ में हो रहा था। डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ हाइफा ऑफ कंपैटिबल टाइप्स, दो डिफरेंट प्राइमरी हाइफा आते हैं और वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, और फ्यूज़ करके एक सेकेंडरी हाइफा डाइकैरियोफेज N+N कंडीशन जनरेट कर देते हैं। यहाँ पर जो N+N कंडीशन है ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहती है। एक्चुअल में बेसिडियोमाइसिटीज़ की पूरी लाइफ के दौरान वो सेकेंडरी हाइफा कंडीशन में ही देखने को मिलता है। ठीक है, पूरी लाइफ में वो सेकेंडरी हाइफा की फॉर्म में देखने को मिलता है। जब उसको आखिरी में रिप्रोडक्शन करना होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो बनाते हैं बेसिडियम, स्पोरेंजियम, और इस बेसिडियम के ऊपर में प्रोटेक्टिव माइसीलियम आकर के इसको कन्वर्ट कर देते हैं बेसिडियो कार्प या फिर फ्रूटिंग बॉडी में। और ये जो बेसिडियो कार्प है ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। जैसे मशरूम का एग्जाम्पल लेकर के हम यहाँ पर समझेंगे। मशरूम का जो एग्जाम्पल होता है वो जो ज़मीन के बाहर होता है, वो क्या स्ट्रक्चर होता है, पूरा का पूरा बेसिडियो कार्प। इस बेसिडियो कार्प के अंदर ये जो उभरा हुआ बल्बस स्ट्रक्चर होता है, इसके नीचे साइड पे बहुत सारे लेटरल गिल्स होते हैं, कॉपी के पन्नों जैसे गिल्स होते हैं, और इन गिल्स के ऊपर में लगे होते हैं बेसिडियम। इन्हीं बेसिडियम के अंदर में हमारा दो न्यूक्लियस जो हैं N+N कंडीशन में वो प्रेजेंट है। बेसिडियम के अंदर में उनका होता है कैरियोगेमी या फिर फ्यूजन, और फ्यूजन होने के बाद में वो 2N कंडीशन में चले जाते हैं। उस 2N कंडीशन में जाने के बाद में उनमें मियोसिस होता है, और मियोसिस से 4 एक्सोजिनस बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं।
ध्यान देने वाली बात है ये है कि यहाँ पे एक्सोजिनस कंडीशन में बाहर की तरफ ये बेसिडियम के अंदर नहीं होते, बाहर बनते हैं ऐसे 4 बेसिडियम। तो जो एक्सोजिनस सेक्सुअल स्पोर है वो है बेसिडियोस्पोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंडोजिनस सेक्सुअल स्पोर एस्कोमाइसीटीज में एस्कोस्पोर की फॉर्म में बन रहा था। अब हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। मशरूम जो कि एडिबल होता है, मशरूम के जैसा ही एक मिलता जुलता इसका भाई होता है, लेकिन वो बहुत पॉइजनस होता है, जिसको बोलते हैं टोडस्टूल। तो जो भी मशरूम पॉइजनस होते हैं उनको बोलते हैं टोडस्टूल। पफ बॉल्स हमने बता ही दिया, जिनका बेसिडियम जो है फ्रूटिंग बॉडी जो है वो बॉल जैसा होता है, पफ लाइक होता है। ब्रैकेट फंजाई का भी हमने बता दिया, ब्रैकेट्स की फॉर्म में, शेल्फ की फॉर्म में जो उनका फ्रूटिंग बॉडी होता है वो डेवलप करता है। रस्ट और स्मट पैरासिटिक होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। लास्ट क्लास हमने छोड़ दी थी, ये 3 क्लास पढ़ने के बाद में हम आते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज में। जो ड्यूटेरोमाइसीटीज है उसको हमने अलग से बोला था कि इसको अलग से पढ़ाना पड़ेगा, इसका केस थोड़ा सा अलग होता है। जो ड्यूटेरोमाइसीटीज है इसको हम बोलते हैं फंगल इम्परफेक्टाई, मतलब ये इम्परफेक्ट फंजाई है। इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए क्योंकि इसकी लाइफ का सिर्फ इम्परफेक्ट फेज़ हमें पता है। जो परफेक्ट फेज़ है उसके बारे में या तो हमें नॉलेज नहीं है, और अगर हमें परफेक्ट फेज़ पता है तो इम्परफेक्ट और परफेक्ट फेज़ के बीच में हमें रिलेशन अभी नहीं पता है। तो फंजाई की लाइफ साइकिल में परफेक्ट स्टेज हम किसको बोलते हैं और इम्परफेक्ट स्टेज किसको बोलते हैं, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। इम्परफेक्ट स्टेज यानी वेजिटेटिव स्टेज या फिर सोमैटिक स्टेज, जो उनका सोमैटिक वेजिटेटिव फेज़ होता है, और परफेक्ट स्टेज जिसमें वो अपना सेक्सुअल स्टेज होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। इम्परफेक्ट फंजाई के अंदर या फिर ड्यूटेरोमाइसीटीज में उन फंजाई को रखा जाता है जिनमें सिर्फ और सिर्फ हमें वेजिटेटिव फॉर्म या इम्परफेक्ट स्टेज ही अभी तक मिली है, या फिर अगर हमारे उनको सेक्सुअल स्टेज और इम्परफेक्ट स्टेज दोनों मिल चुकी है लेकिन इनके बीच में अभी कोई लिंक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, ये एक अलग क्लास में रखा हुआ है, और जो सेक्सुअल स्टेज है उसको हमने अलग क्लास में रखा हुआ है। वंस देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज इज फाउंड, जैसे ही हम उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज को फाउंड कर लें, या फिर अगर वो पहले से हमें मिली हुई है तो उनके बीच में अगर हम दोनों के बीच में लिंक इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो जैसे ही ये लिंक इस्टेब्लिश करते हैं तो हम उनको भेज देते हैं उनकी एक्चुअल क्लास में, जो उनकी ट्रू क्लास होती है, जैसे कि एस्कोमाइसीटीज या फिर बेसिडियोमाइसीटीज। ज़्यादातर ड्यूटेरोमाइसीटीज के मेंबर्स या तो एस्कोमाइसीटीज के मेंबर्स होते हैं या तो ड्यूटेरोमाइसीटीज के मेंबर होते हैं। सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि उनका जो सेक्सुअल स्पोर है, उनका जो सेक्सुअल स्टेज है, अभी तक हमने उसको डिस्कवर नहीं किया। जैसे ही डिस्कवर करेंगे या तो उनको एस्कोमाइसीटीज में भेज देंगे या तो ड्यूटेरोमाइसीटीज में भेज देंगे। अब सेप्टेट हाइफा ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये एस्कोमाइसीटीज के मेंबर्स हैं एक्चुअल में या फिर बेसिडियोमाइसीटीज के। कोनिडिया एज अ एसेक्सुअल स्पोर बनता है, जिनमें मिलता है, जिनमें भी एसेक्सुअल स्पोर मिलेगा उनमें कोनिडिया मिलेगा। बहुत सारे मेंबर्स सेप्रोट्रोफ्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, और कुछ मेंबर्स इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, मिनरल रिसाइकलिंग करते हैं। फंजाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ही होता है मिनरल रिसाइकलिंग करना, सड़ी गली चीज़ को, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना। इनऑर्गेनिक मैटर वापस सॉइल में जाएगा, सॉइल से वापस वो प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब होगा और फिर से वो न्यूट्रिएंट साइकिल में वापस से पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो आपको याद रख सकता है ACT या एक्ट। एक्ट में एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो ये तीनों आपको याद रखने। अब लास्ट आते हैं हम फंगस के इकोलॉजिकल रोल पे। फंगस का जो सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल है वो डिकम्पोजर की तरह है। जितनी भी सड़ी गली चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कोई डेड ऑर्गेनिज्म है उसका रिमूव्ड वेस्ट है, फीकल मैटर है, उसको डाइजेस्ट करना, उसको डिग्रेड करना अलॉन्ग विद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ मिल करके जो सबसे इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर है वो फंजाई होता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल प्रोडक्ट सिंथेसिस करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। बहुत सारे फंजाई एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं एज देयर सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक है जिसको पेनिसिलियम नोटेटम नाम के एक फंगस से ऑब्टेन किया गया। फूड की फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, जैसे मशरूम आपने खाया ही होगा। मोरेल्स ट्रफल्स जापान में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है फंजाई खाने के लिए। इंडस्ट्रियल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर जितनी भी अल्कोहलिक बीवरेज बनती है या फिर अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें सेकेरोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं
माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ते हैं तो वो किस तरह से अल्कोहल प्रोडक्शन में मदद करता है वो भी समझते हैं। ब्रेड प्रोडक्शन में जो ब्रेड है उसके बनाने में, उस इंडस्ट्री में भी फ्लफ़ी ब्रेड बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ईस्ट का। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो ये पूरा हो गया हमारा फंजाई।